BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। अब तक की तासिकाओं में हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्ण कर लिए थे। एक था अलंकार और दूसरा छंद। छंद और अलंकार के उपरांत हमारे पाठ्यक्रम में जो भाग है एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत करके उसके विश्लेषण की ओर जाएंगे। साहित्य शास्त्र 2 में पहला भाग था आपके पाठ्यक्रम का, वह अलंकार विचार, और अलंकार विचार के उपरांत छंद विचार। अलंकार और छंद विचार के बाद का जो पाठ्यक्रम है वो एक बार मैं आपके सम्मुख सरसरी तौर पर रखने की कोशिश करता हूँ। उसके उपरांत हम इसे अच्छी तरह से रखेंगे सामने आपके। देखिए, अलंकार विचार, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्याजस्तुति, संदेह। दूसरा टॉपिक था छंद विचार। इसके अंतर्गत छंद से तात्पर्य, छंद की परिभाषा, छंद के भेद मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंदों में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलियां, बरवे, उलाला, हरि गीतिका। वार्णिक छंदों में इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, भुजंग प्रयात और सवैया। ये अब तक हमने पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम हुआ। इसके उपरांत 2 टॉपिक महत्व के हैं। एक है साहित्य की विधा स्वरूप विवेचन और दूसरा आलोचना। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं साहित्य विधा स्वरूप विवेचन। इसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है साहित्यिक विधाएं, वर्गीकरण। दूसरा प्रमुख साहित्यिक विधाओं के सैद्धांतिक विवेचन, जिसके अंतर्गत दृश्य काव्य, इसके अंतर्गत नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, दूरदर्शन धारावाहिक और वेब सीरीज, सिनेमा। श्रव्य काव्य के अंतर्गत कविता यानी पद्य काव्य। पद्य के अंतर्गत पहला भाग है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। कविता का दूसरा प्रबंध काव्य के अलावा एक अन्य मुक्तक काव्य प्रकार होता है, जिसके अंतर्गत गीति काव्य या गीत। गद्य विधाओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, व्यंग्य, ललित निबंध, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, ये विधाएं आती हैं। और आलोचना जो हमारा अंतिम टॉपिक है, आलोचना स्वरूप एवं भेद। इसके अंतर्गत आलोचना स्वरूप और महत्व, आलोचना का कार्य, आदर्श आलोचक के गुण, आलोचना के भेद, सामान्य परिचय, प्रमुख आलोचना भेदों का विशेष परिचय, सैद्धांतिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना। ये हमारा पाठ्यक्रम रहा है। इसमें से जो तीसरा टॉपिक, मतलब पहले हमने 2 टॉपिक पूर्ण कर लिए थे, अलंकार विचार और छंद विचार। इसके उपरांत तीसरे टॉपिक की ओर हम जा रहे हैं साहित्य विधा स्वरूप विवेचन। साहित्य की जो विधाएं हैं उनका वर्गीकरण। इसके उपरांत प्रमुख विधाओं का परिचय, दृश्य काव्य, श्राव्य काव्य, गद्य, पद्य। इसके अंत में आज हम केवल साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण, इस
ज्यादा चर्चा करेंगे। साहित्य विधा विवेचन के अंतर्गत वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, गत सत्र में हमने साहित्य क्या होता है, साहित्य का स्वरूप क्या है, साहित्य की अलग अलग परिभाषाएं क्या हैं, साहित्य के तत्व क्या होते हैं, साहित्य के भेदक लक्षण क्या होते हैं, इस पर बड़े विस्तार से विचार किया, इसलिए उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अब इस साहित्य के अंतर्गत जो अलग अलग साहित्य के प्रकार हैं, जिनको पारिभाषिक शब्दावली में विधाएं कहा जाता है, इन साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत वर्गीकरण करते समय कौन कौन सी विधाएं हमारे सामने आती हैं, उनको लेकर के हम पहले चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण और उनका स्वरूप विश्लेषण एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबी परंपरा है। अनेक हजार वर्षों से साहित्य की अलग अलग विधाओं का निर्माण हुआ है, उस पर विवेचन हुआ है, साहित्य शास्त्रीय विश्लेषण हुआ है, उसके उदाहरण स्वरूप रचनाएं की गई हैं और आज भी उस पर चर्चा की जाती है। विशेष करके भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र दोनों के अनुसार एक बहुत लंबी परंपरा अलग अलग साहित्यिक विधाओं की हमारे सामने प्रस्तुत होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र ने आचार्य भामह, जिन्होंने अलंकार शास्त्र का आरंभ किया था, ऐसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के या साहित्य के वर्गीकरण का प्रामाणिक प्रयास किया। आचार्य भामह ने काव्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है, दो आधारों पर। पहला है प्रतिपाद्य वस्तु और दूसरा है बंध रूप, यानी आजकल की परिभाषा में कहें तो संवेदना और शिल्प। लेखक क्या कहना चाहता है उस आधार पर और किस प्रकार कहा गया है इसके आधार पर, जिसको हम प्रतिपाद्य वस्तु और बंध कहते हैं, मतलब किस प्रकार से बांधा गया है, उसका उसकी भाषा कैसी है, उसके प्रकरण कितने हैं, सर्ग कितने हैं, इस आधार पर उसका लेखन किस प्रकार किया गया है और मूलतः प्रतिपाद्य विषय क्या है। प्रतिपाद्य वस्तु के आधार पर काव्य के चार भेद होते हैं। पहला है कल्पित, जिसको हम कल्पनाश्रित कहते हैं। दूसरा होता है देवाति वृत्ति निरूपक, तीसरा होता है शास्त्राश्रित और चौथा कलाश्रित। मतलब कल्पित, देवाति वृत्ति निरूपक, शास्त्राश्रित और चौथा कलाश्रित। बंध के आधार पर, मतलब प्रतिपाद्य के आधार पर ये चार भेद हुए, और बंध के आधार पर कुछ भेद होते हैं। पहला भेद है अनिबंध, मतलब जिसका बंधन नहीं किया गया है, जो मुक्तक है, मुक्त है। दूसरा है कथा और आख्यायिका, जिसको हम क्रमशः उपन्यास और कहानी कह सकते हैं। तीसरा है अभिनय, जिसको हम नाटक कह सकते हैं। चौथा है सर्गबद्ध, जिसको हम खंड काव्य कह सकते हैं। और पांचवा है महाकाव्य, जो अनेक सर्गों का होता है। फिर से कहता हूं, आचार्य भामह के अनुसार काव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक प्रतिपाद्य विषय वस्तु और दूसरा बंध। प्रतिपाद्य विषय वस्तु के आधार पर कल्पित, देवाति वृत्ति निरूपक, शास्त्राश्रित और कलाश्रित, ये चार भेद हो जाते हैं प्रतिपाद्य विषय के प्रतिपाद्यता के अनुसार। और बंध के अनुसार अनिबंध अर्थात मुक्तक, और कथा आख्यायिका, तीसरा अभिनय,
चौथा सर्गबद्धता, सर्गबद्ध काव्य, और पांचवा महाकाव्य। आचार्य भामह के उपरांत आचार्य हेमचंद्र ने आस्वादक इंद्रियों के आधार पर काव्य के दो भेदों का वर्गीकरण किया है। एक है श्रव्य काव्य जो कान पर आधारित है, और दूसरा है दृश्य काव्य जो आंखों पर आधारित है। मतलब नाटक, सिनेमा, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, एकांकी, दृश्य एकांकी, नुक्कड़ नाटक, ये सारे आंखों से देखे जाने वाले काव्य हैं, इसलिए इनको दृश्य काव्य कहा जाता है। और जो कानों से सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ता है और हम सुनते हैं, इस प्रकार के काव्य को श्राव्य नाटक कहा जाता है। और हेमचंद्र ने ही बंध के आधार पर श्रव्य काव्य के कथा, अतिशय, चंपू, आख्यायिका, महाकाव्य आदि भेद किए। कथा, अतिशय, चंपू, आख्यायिका और महाकाव्य, इसमें से महाकाव्य पूर्ण पद्यात्मक है, आख्यायिका पूर्ण गद्यात्मक है, कथा पूर्ण गद्यात्मक है, और चंपू काव्य गद्य पद्य का मिश्रित स्वरूप है। गद्य पद्य का मिश्रित स्वरूप है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। संस्कृत में चंपू काव्य बहुत कम लिखे गए हैं, जिनमें से एक है राधा माधव विलास चंपू, जिसका लेखन जयराम पिंडे नाम के लेखक ने किया हुआ है। और इस ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजा और पिता शाहजी, इन दोनों के जीवन का वर्णन किया है। एक और चंपू काव्य है महाकाव्या निर्देशक नाम का। तो इस प्रकार के बहुत सारे चंपू काव्य हैं। हिंदी में भी उर्वशी नाम का चंपू काव्य लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को जाता है। तो आप ये बात गांठ मार कर रखिए अपने दिमाग के साथ कि आचार्य हेमचंद्र ने श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य कान और आंख के आधार पर वर्गीकरण किया है। प्रेक्ष्य काव्य जो है उसमें भी गेय काव्य और पाठ्य नामक के भेद किए गए हैं। आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विवेचन की समन्वयवादी दृष्टि रख करके अपने पूर्ववर्ती साहित्य विधा विभाजन का वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया। सबसे पहले इसमें उन्होंने काव्य के इंद्रियों के आधार पर दो वर्गों में रखा है, दृश्य और श्रव्य, जैसे पहले हेमचंद्र ने रखा था। फिर पद्य को उन्होंने फिर से दो खंडों में भागा है, सर्गबद्ध और मुक्तक। सर्गबद्ध के अंतर्गत 8 सर्ग से ज्यादा जिसके हों वो महाकाव्य, और 8 सर्ग के अंतर्गत जो हों उसको खंड काव्य, इस प्रकार से भी विभाजित किया है। और मुक्तक के अंतर्गत मुक्तक, युग्मक, सदांतिक, कलापक, कुलक इत्यादि काव्य के प्रकार आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय आचार्य क्रमशः आचार्य भामह, आचार्य हेमचंद्र और उसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा है, उनकी बात हमने आपके सम्मुख रखी। अब हम थोड़ा सा पाश्चात्य आचार्यों की ओर भी रुख करने का प्रयास करेंगे। पाश्चात्य काव्य से विधाओं के सिद्धांत के लिए एरिस्टोटल और होरेस शास्त्रीय आधार हैं। एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी वाले अरस्तु कहते हैं, और दूसरा होरेस। ये दो आचार्य, एक यूनानी आचार्य थे और दूसरे रोमन आचार्य थे।
इनका भी उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। इसमें से हम पहले एरिस्टोटल की बात करें, क्योंकि एरिस्टोटल के काव्य सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और उनका एक ग्रंथ है पोएटिक्स नाम का, जिसको उन्होंने साहित्य शास्त्र कहा था। और इस पोएटिक्स में उन्होंने काव्य का विभाजन 5 आधारों पर किया है। पहला है कवि का व्यक्तित्व, विषय, मिश्रण, अनुकरण की रीति और माध्यम के आधार पर। मतलब कवि के व्यक्तित्व के आधार पर साहित्य की विधाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। काव्य के विषय के आधार पर किया जा सकता है। इन विषयों के मिश्रित रूप के आधार पर भी किया जा सकता है। अनुकरण की रीति, अरिस्टोटल ने अनुकरण सिद्धांत रखा था, जिसको हम माइमेसिस कहते हैं। इसके उपरांत माध्यम, काव्य का माध्यम कौन सा है, इस आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। कवि के व्यक्तित्व के आधार पर काव्य के 5 भेद अरिस्टोटल ने किए हैं, जिनमें कॉमेडी या कामदी, दूसरा अवगीत कला, अवगीत काव्य, यानी वीर काव्य, व्यंग्य काव्य, महाकाव्य, देव काव्य और त्रासदी, जिसको ट्रेजेडी कहा जाता है, कॉमेडी और ट्रेजेडी कहा जाता है। ऐसा वर्गीकरण इन्होंने किया है। और इसमें व्यंग्य के 2 भेद होते हैं, कॉमेडी और अवगीत। विषय के आधार पर अरिस्टोटल ने काव्य के 3 भेद माने हैं, उदात्त काव्य, यथार्थ काव्य और तीसरा क्षुद्र काव्य, महान काव्य, मध्यम काव्य और निम्न काव्य। उदात्त महान काव्य होता है, यथार्थ सही काव्य होता है, और क्षुद्र काव्य वो काव्य होता है जिससे केवल भावना की, यानी एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग होती है। अनुकरण की रीति से, अनुकरण की रीति के आधार पर काव्य के 2 प्रकार होते हैं, समाख्यान काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। माध्यम के आधार पर साहित्य के 2 वर्ग हो सकते हैं, गद्य और पद्य। आधुनिक समीक्षा में काव्य का वर्गीकरण संवेदना के आधार पर किया जाता है, शिल्प के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से काव्य को पहले 2 वर्गों में बांट लिया गया है, विषय प्रधान और विषयी प्रधान। मतलब जिसमें तथ्य महत्वपूर्ण हो वो विषय प्रधान, और दूसरा जिसमें व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो कवि का, वो विषय प्रधान। विषय प्रधान काव्य भी 2 प्रकार का होता है, वर्णनात्मक एवं अभिनयात्मक। वर्णनात्मक या वर्णनात्मक के अंतर्गत बैलेड्स, एपिक्स और यथार्थोन्मुख काव्य आते हैं। बैलेड का मतलब मराठी में जैसे पोवाड़ा, वीरगीत, एपिक का मतलब महाकाव्य। इस प्रकार से अलग अलग रूप में हम साहित्य का वर्गीकरण कर सकते हैं। अभिनयात्मक रूप में अभिनय, गीत, कहानी, मोनोलॉग, संवाद, नाटक इत्यादि अभिनयात्मक साहित्यिक विधाओं के रूप में इनके विधाओं के नाम हम ले सकते हैं। विषयी प्रधान काव्य भी मेडिटेटिव प्रकार का हो सकता है, मतलब ध्यान कर कर। लिरिक, दार्शनिक, ओड, एलजीपी, एस्केप, सोनेट इत्यादि जो हैं वे मेडिटेटिव प्रकार के काव्य हैं।
आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं ने जन्म लिया। देख ध्यान रखिए कि रीतिकाल का पतन जब शुरू हुआ, रीतिकाल का अंतिम दौर तब आया, तब हिंदी में केवल गद्य विधाएं थी, केवल पद्य विधाएं थी, परंतु धीरे धीरे गद्य विधाएं बहुत सारे आने लगे। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने जी ने एक गद्य को दो विभागों में विभाजित किया है। एक है कल्पनाश्रित गद्य और दूसरा तथ्याश्रित गद्य। मतलब कहानी उपन्यास से कल्पनाश्रित गद्य आते हैं, लेकिन वही जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि बातें तथ्याश्रित गद्य में आती हैं। कुल मिलाकर हिंदी की साहित्य विधाओं को ये दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। पहले हम श्रव्य काव्य की बात करें। श्रव्य काव्य को भी दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है, पद्य काव्य और गद्य काव्य। यानी पद्य काव्य विभाग और गद्य काव्य विभाग, इन दोनों विभागों में श्रव्य काव्य किया जा सकता है। तीसरा भी प्रकार है चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य विधाओं को दो प्रमुख विभागों में विभाजित किया जा सकता है, श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य तो पद्य और गद्य की विभाजनों में विभाजित किया ही नहीं जा सकता। पद्य में प्रबंध और मुक्तक के भेदों को रखा जाता है। गद्य साहित्य का विधात्मक वर्गीकरण अगर करने जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें पहली विधा है, पहला प्रकार है कल्पनाश्रित गद्य, जिसके अंतर्गत हम कहानी और उपन्यास को लिख सकते हैं। यानी कल्पनाश्रित गद्य का सबसे महत्वपूर्ण विधा या साहित्यिक विधा अगर कौन सी है तो कहानी और उपन्यास है। इसके उपरांत दूसरा भाग आता है, वह है तथ्याश्रित गद्य, जिसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, इंटरव्यू, डायरी इत्यादि आते हैं, जो बहुत बार पढ़ाए जा चुके हैं। मेरे ख्याल से गत वर्ष जोशी सर जी ने इन सभी विधाओं पर आपको मार्गदर्शन किया होगा, हिंदी के अलग अलग गद्य विधाओं पर, जिनमें जीवनी मतलब जीवन चरित्र, आत्मकथा मतलब आत्मचरित्र, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, इंटरव्यू, डायरी आदि के आदि जितनी भी गद्य विधाएं हैं, उन सभी विधाओं का यहाँ एक प्रकार से वर्गीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला है विश्लेषणात्मक गद्य, जिसके अंतर्गत आलोचना, शोध प्रबंध, चाहे वो एमफिल के लिए हो चाहे पीएचडी के लिए हो, इनका विचार किया जाता है। अब हम चलते हैं दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और एकांकी, ये दो विधाएं भी आती है, क्योंकि उसे हम मंच पर देखते हैं और देखते हुए जो आनंद होता है उसका उपभोग कर लेते हैं। अगली विधा को देखने से पूर्व हम एक चार्ट देखना चाहेंगे। पहले कथा साहित्य, दृक् साहित्य, श्राव्य साहित्य, नाटक, एकांकी, और श्राव्य काव्य में भी गद्य पद्य, ये दो भेद हैं। गद्य में कल्पनाश्रित गद्य, कहानी और उपन्यास आते हैं। दृश्याश्रित तथ्याश्रित गद्य में जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, डायरी और यात्रा वर्णन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और उसके उपरांत विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध और व्यंग्य साहित्य आता है। और अगला है विश्लेषणात्मक साहित्य, जिसमें आलोचना और शोध ग्रंथ आते हैं। इसके उपरांत पद्य की अगर हम बात करें तो पद्य में देखिए प्रबंध काव्य, निबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इस प्रकार के तीन प्रकार आते हैं। प्रबंध काव्य के अर्थ अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य, जिसको क्रमशः महाखंड और खंड काव्य भी कहा जा सकता है। खंड काव्य के भी दो प्रकार होते हैं,
एकार्थवाची और अनेकार्थवाची। मतलब काव्य कहते समय एक ही अर्थ का बोध प्रेक्षक के हो, श्रोता के लिए हो, पाठक के लिए हो तो एकार्थी, और एक से ज्यादा अर्थ जिस पद्य काव्य में, खंड काव्य में होते हैं उनको अनेकार्थ गद्य कहा जा सकता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि महाप्रबंधों में या महाकाव्यों में भी 4 प्रकार के ग्रंथों का समावेश होता है, जिसके अंतर्गत पुराण, जो 18 पुराण हैं श्रीमद् वेद व्यास जी ने लिखे हुए, ये सारे के सारे पुराण और उपपुराण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिनमें ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, उसके उपरांत देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सारे पुराण आ जाते हैं। वो सारे के सारे एक प्रबंध काव्य या महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा प्रकार आता है आख्यान काव्य, तीसरा प्रकार आता है चरित्र काव्य, और चौथा है महाकाव्य। ध्यान दें, महाकाव्य और खंड काव्य में एक भेद है। खंड काव्य कलेवर की दृष्टि से महाकाव्य से छोटा होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ही सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 से 100 सर्ग तक का महाकाव्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार से आज की तासिका में हमने साहित्य विधाओं का वर्गीकरण आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है, दोनों पद्धतियों से, भारतीय पद्धतियों से भी और पाश्चात्य पद्धतियों से भी। और ध्यान रहे कि आचार्य शुक्ल जी ने जिस प्रकार कहा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय कि हिंदी का जितना भी साहित्य है वह या तो संस्कृत की परंपरा से प्रभावित साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है, या फिर अंग्रेजी, या यूं कहेंगे कि यूनानी, रोमन और अंग्रेजी, बीच बीच में थोड़ा सा इतालवी और जर्मन, रूसी का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सारी की सारी विधाएं या तो भारतीय परंपरा से, दृक्श्राव्य परंपरा से आई हैं, या फिर इंग्लैंड अमेरिका की पद्धति से, पाश्चात्य पद्धति से भी आई है। लगभग आधा घंटा होते आया है। आज हम रुकने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। धनश्री, कोई प्रश्न है? अब ये तो आपके समझ में आ गया ना कि दृश्य काव्य क्या होते हैं, खंड का श्राव्य काव्य क्या होते हैं। श्राव्य में भी गद्य, पद्य और चंपू। गद्य में गद्य लिखा जाता है, मतलब वाक्य रचनाएं होती हैं। पद्य में वाक्य रचना की जगह पंक्ति रचना होती है। और अंतिम जो है तीसरा चंपू काव्य, जिसके अंतर्गत गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। दृश्य काव्य में नाटक आते हैं, एकांकी आते हैं, रेडियो नाटक आते हैं, टेलीविजन आते हैं, टेलीविजन सीरियल आती है, सिनेमा आता है, और आजकल वेब सीरीज, ये सारी की सारी विधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और जो गद्य काव्य हैं उनके अंतर्गत कल्पनाश्रित गद्य में उपन्यास, कहानी आते हैं। तथ्याश्रित गद्य के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण आदि विधाएं आती हैं। और उसके उपरांत विश्लेषणात्मक गद्य के अंतर्गत जो पीएचडी के प्रबंध होते हैं वो सारे के सारे विश्लेषण किया जाता है, और आलोचना इसके अंतर्गत आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी। और इसके उपरांत कल की तासिका में, आज मंगलवार है, कल की तासिका में हम विधा स्वरूप विवेचन में पहले हम भारतीय प्रणाली से दृक् काव्य, उसके उपरांत श्राव्य काव्य, और उसके उपरांत पाश्चात्य दृष्टि से गद्य पद्यात्मक काव्य, इनको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहाँ हम रुक जाते हैं।